नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण या प्रसामान्यीकरण कहते हैं, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है आइए देख लेते हैं। तो लिखा है लेट अस कंसिडर, है ना, माना एक केस ऐसा मान के चलेंगे, एक ऐसी स्थिति मान के चलेंगे वेयर जहाँ पर द मूविंग पार्टिकल, जो गतिशील कण है, इज बाउंडेड, है ना, बंधा हुआ है बाय सम फोर्सेस, कुछ बलों के द्वारा। ठीक है जी। और टू ए लिमिटेड रीजन, ठीक है जी, एक निश्चित क्षेत्र में। तो इस तरीके से आप मान सकते हो, है ना। देखो ये है लिमिटेड रीजन, है ना। इस लिमिटेड रीजन के द्वारा ये पार्टिकल जो है, मूविंग पार्टिकल, कुछ फोर्सेस के द्वारा इसके बीच में ही है। ठीक है जी। तो ये वाली बात है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हो कि एग्जांपल जैसे मैंने यही बताया कि एक पार्टिकल है इन ए बॉक्स, है ना, किसी बॉक्स में। ठीक है जी। एक पार्टिकल है किसी बॉक्स में, हुज वॉल्स, और बॉक्स की जो वॉल्स है ना, दीवारें हैं, ठीक है जी, वो कैसी है, आर इम्पेनिट्रेबल। ठीक है जी। इम्पेनिट्रेबल हैं यानी अभेद्य हैं, यानी जिन्हें भेदा नहीं जा सकता, जिन्हें पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। यानी पार्टिकल इन दीवारों को भेद करके बाहर नहीं जा सकता, ऐसी दीवारें हैं। ठीक है जी। तो इन सच केसेस, इस प्रकार की, है ना, स्थितियों में जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या होती है, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। ठीक है जी, याद है। ये इस मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी ये यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रोबेबिलिटी है। और यदि वॉल्यूम एलिमेंट d2 था तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, साई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर इंटू d2। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखो लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है, ओवर ए स्मॉल वॉल्यूम, किसी स्मॉल वॉल्यूम में। और स्मॉल वॉल्यूम कितना है, तो d2 में जो पाए जाने की संभावना है वो इतनी होगी, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। क्योंकि यूनिट वॉल्यूम के लिए होती है ये साई, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर। और भैया यूनिट वॉल्यूम के लिए जब इतनी है तो d2 वॉल्यूम के लिए कितनी होगी, तो d2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। ये तो बात पुरानी ही है, ये बात आपको बताई थी मैंने। फिर एक और देखो, ये तो प्रोबेबिलिटी है, और अब बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता। तो मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए क्या लिखा है, द टोटल प्रोबेबिलिटी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, कुल प्रायिकता है, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के पाए जाने की, है ना, इन द एंटायर स्पेस, पूरे के पूरे स्पेस में। ठीक है जी। इज कितनी होती है, यूनिट, यानी 1 होती है। यूनिट का मतलब इकाई, 1। दैट इज, देखो प्रोबेबिलिटी ये है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहे हो तो आप इंटीग्रल कर दोगे, इंटीग्रल टोटल बात बताता है। ठीक है जी। और चाहो तो कहीं आप ऐसे भी देख सकते, मतलब कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है -∞ टू +∞। बाकी आप लिमिट छोड़ भी सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे एंटायर स्पेस में, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई है -∞ से लेकर +∞ तक। ठीक है जी। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है पार्टिकल के पाए जाने की वो कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। इस तरीके से आपको पता है भाई, साई स्टार को आप मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर लिख सकते हैं, बताया था मैंने। तो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर को आप साई स्टार भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आर क्यों आ रहा है, तो आर का मतलब है x, y, z। ठीक है जी। चाहो तो वैसे लिख लो। और t ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये टाइम कोऑर्डिनेट है। तो इसी प्रकार साई और साई स्टार लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर को। d2 तो मल्टीप्लाई में है ही, और ये बराबर 1 के है। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, चाहो तो ऐसे लिख लो। ठीक है जी। और चाहो तो लिमिट भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपको समझ में आई। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, इसे आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो, चाहे आप इस तरीके से लिख लो। तो देखो एक वेव फंक्शन, अब देखना नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। तो चाहे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन आ जाए, चाहे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाए, आपको करना यही है। ठीक है जी। तो देखो लिखा है ए वेव फंक्शन, एक ऐसा वेव फंक्शन, कैसा वेव फंक्शन,
विच सेटिस्फाइज, जो संतुष्ट करता है, ठीक है जी, अबव इक्वेशन, या तो ये या ये दोनों एक ही हैं। तो जो फंक्शन वेव फंक्शन इस इक्वेशन को, है ना, क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाता है आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है जी। ऐसे वेव फंक्शन को ही आप नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं, जो वेव फंक्शन इस इक्वेशन को, दोनों एक ही हैं, रूप अलग है बस, तो इस इक्वेशन को जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करे वो आपका क्या कहलाता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है जी। और इसे ही आप कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है जी। आप एक लाइन लिख सकते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है जी। आओ थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। तो देखो कोई वेव इक्वेशन है, ठीक है जी, कोई भी वेव की इक्वेशन हो, जैसे यही वेव की इक्वेशन है, ठीक है जी, तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इस वेव इक्वेशन का कैन बी नॉर्मलाइज्ड, इसका जो सॉल्यूशन आएगा निकल के, क्योंकि ये इंटीग्रल है तो इंटीग्रल इक्वेशन कह सकते हो। तो जो इंटीग्रल की इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा निकल करके, है ना, उसे यदि आप नॉर्मलाइज्ड करना चाहते हैं तो उसे आप नॉर्मलाइज्ड कर सकते हैं। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इट यानी इसमें, ठीक है जी, यानी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में, ठीक है जी। इट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, यानी यदि आप सॉल्यूशन जो है किसी वेव इक्वेशन का, उसे आप नॉर्मलाइज्ड करना चाह रहे हैं तो आप उसमें या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, ठीक है, उसमें, है ना, किससे, बाय ए कांस्टेंट, किसी एक कांस्टेंट के द्वारा, ठीक है जी। तो ये बात आप याद रखियो, आप जिसे भी नॉर्मलाइज्ड करना चाहते हैं, कोई वेव फंक्शन हो या किसी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे किसी कांस्टेंट से उसमें, है ना। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में, और वेव फंक्शन की बात है तो वेव फंक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का, ठीक है जी, उसे आप फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड क्या, फॉर्म्ड के बाद लिख देना ये नॉर्मलाइज्ड, यहाँ पे भी लिख देना, है ना, इज फॉर्म्ड नॉर्मलाइज्ड, यानी वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इस वाली वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, उसे आप कैसा बना रहे हो, नॉर्मलाइज्ड बाय मल्टीप्लाइंग, और आपने चुना कि आप मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं, ठीक है जी, बाय मल्टीप्लाइंग इट, इसमें मल्टीप्लाई करके, किसके द्वारा, एक कांस्टेंट के द्वारा, और उस कांस्टेंट को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एन, ठीक है जी, कैपिटल एन के द्वारा, यानी उस वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को आप नॉर्मलाइज्ड बना रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई करके किसी एक कांस्टेंट कैपिटल एन के द्वारा, ठीक है जी। तो आप खुद बताओ, देखो ये है ना इंटीग्रल साई स्टार, बस अंदर के ये नहीं लिखा ताकि भीड़ सी ना हो, है ना, साई आर और टी का फंक्शन है, ये तो हमें पता ही है। तो ये वाली इक्वेशन ये लिखी है यहाँ पे, और ये लिमिट आप लिख सकते हो, नहीं तो नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो साई स्टार डी2 यही वाली इक्वेशन है, ठीक है जी, साई स्टार डी2, है ना, और इंटीग्रल, और ये बराबर किसके था, 1 के। लेकिन मैंने बताया इस सारे का सॉल्यूशन कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है जी। भाई ये सारा 1 के बराबर है, तो इसे सारे को सॉल्व करके 1 ही तो आएगा, इसका मतलब यही तो है। तो इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन है इस वेव इक्वेशन का, वो कितना है, 1। अब आप इसे नॉर्मलाइज्ड करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन को, यानी 1 को, तो आपने क्या माना कि आप एक कांस्टेंट कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, तो इसका सॉल्यूशन था 1, आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेंट कैपिटल एन की, तो 1 इंटू एन, एन ना हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा यदि आप उसमें एक कांस्टेंट एन की मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 में एन की मल्टीप्लाई करोगे तो एन आएगा, ठीक है जी। ये जो एन है ये आप अपॉन में ले आओ, ये एज इट इज रहा बराबर 1, ठीक है जी। ये जो एन है इसे अंडर रूट एन करके एक को साई के साथ लिखा, और अंडर रूट एन करके एक को साई स्टार के साथ लिखा, ठीक है जी। तो अंडर रूट एन जब भी एन ही आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। तो जो अपॉन में रूट एन आ रहा है, यानी 1 अपॉन रूट एन, इसे आप नॉर्मलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है जी, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो नॉर्मलाइजेशन करता है, ठीक है जी। और जो साई अपॉन रूट एन है, ये वाला साई अपॉन रूट एन, इसे आप कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है जी। साई तो वेव फंक्शन होता है आपको पता है, और साई स्टार तो उसका कॉन्जुगेट है, तो उसकी बात नहीं। साई क्या है, वेव फंक्शन है, और मैंने बताया वेव फंक्शन में यदि आप डिवाइड कर देते हैं किसी से, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो साई वेव फंक्शन था, उसमें अंडर रूट एन से डिवाइड हुआ या नहीं, तो फिर वो क्या बन गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और अंडर रूट एन जो है 1 अपॉन अंडर रूट एन, देखो आप ये कह दो कि रूट एन से डिवाइड कर रखा है, या ये कह दो 1 अपॉन रूट एन से मल्टीप्लाई कर रखी है, बात एक ही तो है। तो इसलिए आप ये
कहने के दो तरीके हैं। तो आप मान लो ऐसे कह रहे हो कि साई में आपने मल्टीप्लाई की है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई वाली बात कही। तो मान लो साई में आपने मल्टीप्लाई की किससे, 1/√n से। तो 1/√n क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। इसी कारण 1/√n को ही आप क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। ठीक है जी, यानी ऐसा फैक्टर जो नॉर्मलाइजेशन करे तो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा। और साई अपॉन √n है ना, क्लियर है, √n 1/√n से मल्टीप्लाई होने पर साई है ना, यानी साई अपॉन √n। ठीक है जी, ये क्या कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्योंकि मैंने बताया कोई वेव फंक्शन हो या सॉल्यूशन हो है ना किसी इक्वेशन का, उसमें मल्टीप्लाई हो जाए यदि किसी कांस्टेंट की, तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी, साई वेव फंक्शन था और उसमें 1/√n की मल्टीप्लाई हुई, तो ये क्या बन गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है जी, मैंने एक्सप्लेन किया ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन आपका कंप्लीट होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है जी, इसके बाद आप देख सकते हो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं और ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है जी, तो देखो लिखा है द टू वेव फंक्शंस, दो वेव फंक्शंस हैं, एक है साई और सफिक्स में है आई। ठीक है जी, पहचान के लिए साई आई और साई जे। ठीक है जी, इन दोनों को आप ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस कह सकते हो, आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। ठीक है जी, यानी दो वेव फंक्शंस साई आई और साई जे क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस कहलाएंगे। लेकिन एक शर्त है, कब, इफ़ है ना, यदि दे सेटिस्फाई द रिलेशन, यदि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को। ठीक है जी, यानी साई आई साई जे स्टार। ठीक है जी, यानी साई आई तो साई आई है और साई जे जो था ना उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका है ना इंटीग्रल। ठीक है जी, और इनटू में डी टू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी टू का मतलब आप जानते हैं dx dy dz भी होता है इनटू में है ना। डी टू बराबर है वॉल्यूम एलिमेंट dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के बराबर होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। ठीक है जी, तो ये जो आपके सामने लिखी है शर्त है ना, इस शर्त को सेटिस्फाई करते हैं यदि ये साई आई और साई जे, तो ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस कहलाएंगे। और इस शर्त को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी एक वेव फंक्शन का आपको नॉर्मल लेना है वेव फंक्शन एक, और दूसरा जो वेव फंक्शन है उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो साई आई आपने लिया तो साई जे का कॉन्जुगेट लोगे, या साई जे आपने ऐसे ले लिया तो दूसरे वाला जो बचा साई आई उसका कॉन्जुगेट लोगे है ना। तो यानी इस तरीके से एक वेव फंक्शन दूसरे वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट, एक वेव फंक्शन दूसरे का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, यदि आप साई आई ले रहे हो तो साई जे का कॉन्जुगेट लोगे, और यदि आप साई जे ले रहे हो तो साई आई का कॉन्जुगेट लोगे। ठीक है जी, तो दोनों एक ही हैं ये है ना, बस क्या है फंक्शन को इंटरचेंज कर रखा है। इसमें साई आई है ना है तो वहाँ साई जे है, यहाँ साई जे का कॉन्जुगेट है तो वहाँ साई आई का कॉन्जुगेट है, तो इंटरचेंज फंक्शन हो रहे हैं, बाकी दोनों का मतलब एक ही है और इस सारे का रिजल्ट 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। तो फिर जो आपके दो फंक्शंस हैं साई आई और साई जे, ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस। ठीक है जी, और एक शर्त है कि आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए, कि साई आई मतलब साई 1 हो जाए, आई बराबर 1 हो, तो साई जे मतलब जे बराबर 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, समझ गए। तो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या हैं आप समझ गए होंगे। और देखो एक बात और लिखी है, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस क्या हैं। तो देखो ऐसे वेव फंक्शंस कौन कौन से, साई जे और वो साई आई और साई जे ही है मान लो है ना, वे वेव फंक्शंस जो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है जी, मतलब ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, ऐसे वेव फंक्शंस ऑर्थोनॉर्मल होते हैं। पता है कैसे, जो ऑर्थोगोनल होते हैं और साथ में नॉर्मलाइज्ड होते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको बढ़ाया कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है जी, जो उस शर्त को पूरा करें, वो शर्त थी ना कि इंटीग्रल है ना साई साई स्टार, ये मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर लिख लेते हैं इसकी जगह, डी टू बराबर क्या होता है 1। ठीक है जी, तो उस शर्त को जो पूरा करते हैं वो नॉर्मलाइज्ड फंक्शन कहलाते हैं, और 0 के बराबर मतलब इन शर्तों को पूरा करते हैं जो, वो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं वेव फंक्शन। और जो वेव फंक्शंस ऑर्थोगोनल भी हैं साथ साथ नॉर्मलाइज्ड भी हैं, दोनों हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है जी,
तो वेव फंक्शन साई आई और साई जे ऑर्थोनॉर्मल कहलाएंगे यदि वे ऑर्थोगोनल है और साथ साथ नॉर्मलाइज्ड भी है। आई बात समझ में? तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है जी। आपसे केवल ऑर्थोगोनल पूछ लेता है तो यहाँ तक करना है, और ऑर्थोनॉर्मल पूछता है तो पूरा करना है। ठीक है जी। फिर ऑर्थोगोनल भी बताना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, और ऑर्थोनॉर्मल आ जाए ना तो आप नॉर्मलाइज्ड क्या होता है ये भी बता सकते हो, है ना, कि नॉर्मल पहले जैसे आपने पता है कि ऑर्थोनॉर्मल कब होता है कि ऑर्थोगोनल हो और नॉर्मलाइज्ड हो, तब ऑर्थोनॉर्मल होगा। तो इसलिए आप पहले क्या करें, जैसे ऑर्थोगोनल की कंडीशन बता रखी है ऐसे ही आप इसके बाद, है ना, ऑर्थोगोनल की बताने के बाद नॉर्मलाइज्ड की बता देना। दोनों की बताने के बाद फिर कह देना कि जो फंक्शंस ऑर्थोगोनल होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होते हैं, वे कहलाते हैं ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है जी। क्योंकि आप कह रहे हो ऑर्थोनॉर्मल बता रहे हो तो आपने कह दिया ऑर्थोगोनल हो जो, तो ऑर्थोगोनल तो आपने बता दिया कैसे होते हैं ऑर्थोगोनल, और नॉर्मलाइज्ड भी तो होने चाहिए, तो फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि नॉर्मलाइज्ड कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आप, है ना, चाहो तो जैसे ऑर्थोनॉर्मल आ गया तो आप ये तो बताओगे ही कि ऑर्थोगोनल है कैसा, ऐसा होता है ऑर्थोगोनल, और नॉर्मलाइज्ड ऐसा होता है। और इससे पहले वाले, है ना, इससे पहले वाली जो है ना टॉपिक था आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन या नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, उसमें मैंने बताया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी। तो वही नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वाला पोर्शन, उसकी शर्त जो है आप यहाँ लिख सकते हैं, बीच में जो फॉर्मूला है और उससे नीचे जो लिखा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो फिर आप ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन दोनों को मिला के लिख सकते हो। ठीक है जी। बाकी PDF नोट्स में और इस तरीके से चलो लिख दूंगा आप कहें तो। और आगे लिखा है, अगली हेडिंग पे आते हैं, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है थ्योरी का। ठीक है जी, ये वाला जो है। और फिर इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा और एक लेक्चर होगा MCQs का। ठीक है जी। फिर ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो प्रोबेबिलिटीज क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी। देखो एक वर्ड में और बता दूं आपको, ज़रूरी नहीं है ये वर्ड आए, ये है प्रोबेबिलिटिस्टिक, लेकिन प्रोबेबिलिटिस्टिक ना आए, कई जगह ये प्रोबेबिलिटी वर्ड भी लिखा मिल सकता है आपको। प्रोबेबिलिटी है ना, देखो प्रोबेबिलिटी से ही, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है ना वो नाउन है, और जो प्रोबेबिलिटिस्टिक जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। यानी प्रोबेबिलिटिस्टिक जो वर्ड है ना उसका मतलब पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड। ठीक है जी, या संभावना से संबंधित। तो देखो प्रोबेबिलिटी वर्ड भी आ सकता है या प्रोबेबिलिटिस्टिक वर्ड भी आ सकता है। ठीक है जी। और आएगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है मैं बता चुका हूँ, किसका, वेव फंक्शन का, और किसके आधार पर, बेस्ड ऑन बॉर्न रूल, है ना। ये मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि जब मैंने ये पहले कराया तो इतना हेडिंग ये वाली नहीं लिखवाई है ना, जबकि सिलेबस में हेडिंग इस नाम से दे रखी है, इसलिए मैंने दोबारा करा दिया। ठीक है जी। और एक चीज़ फिर और उसमें बतानी रह गई थी, लेकिन ये वही है जो मैंने आपको कराया था, आप याद करो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन कराया ना टॉपिक, तो वही है ये, है ना। बस उसमें मैं ये बात रह गई थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है, उसमें वो नहीं बताई, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। और हेडिंग भी वहाँ पे ये बताई नहीं थी कि इस तरीके से, है ना। और बाकी बॉर्न का, मैक्स बॉर्न जो साइंटिस्ट थे उनका जिक्र वहाँ भी मैंने किया था। तो बात वही है, बॉर्न के अनुसार फिजिकल इंटरप्रिटेशन कह दो या प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन कह दो या प्रोबेबिलिटिस्टिक इंटरप्रिटेशन कह दो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी। तो देखो अकॉर्डिंग टू, है ना, मैक्स बॉर्न, ये साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया था। मैक्स बॉर्न क्या कहते हैं कि साई स्टार कह दो या मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, है ना, ये तो दोनों बराबर होते हैं, बता चुका हूँ मैं। ये क्या देता है, ये देता है प्रोबेबिलिटी किसकी, फाइंडिंग द पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है जी। और इसे आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे ये तो दोनों एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है जी। तो लिखा है एंड इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और करके आप चाहो तो लिख सकते हो, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एकांक आयतन के लिए। तो इसे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है जी। तो पुरानी ही बात है, वहाँ पे मैं बता चुका हूँ फिजिकल इंटरप्रिटेशन में। और फिर मैंने ये भी बताया था कि, है ना, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो साई मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है। तो यदि डी टो वॉल्यूम एलिमेंट है तो फिर मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी टो की। ठीक है जी। तो ये है डी टो एलिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी, है ना, ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल।
तो लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन वॉल्यूम d2, और d2 मैंने बताया किसके बराबर होता है भाई, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। वॉल्यूम बराबर है L इंटू बी इंटू एच, एल डी एक्स, बी ब्रेथ डी वाई, और जो हाइट है वो डी जेड। तो वॉल्यूम एलिमेंट को d2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, यूनिट वॉल्यूम के लिए इतनी है और d2 वॉल्यूम के लिए इतनी है, और d2 की वैल्यू रख दो ये वाली, तो फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो है ही, साथ में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये बात बताई थी अच्छे से, और फिर बस ये बात मैं जो अगली लाइन में लिखी ये वहाँ पे नहीं बताई है ना, इसके लिए ही मैंने ये दोबारा लिखा, और हेडिंग के कारण। तो लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताई है, ठीक है जी, किसी पार्टिकल के पाए जाने की पूरे स्पेस में, है ना, कितनी होती है, 1 होती है। लिखा है इज यूनिट ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस में जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी देखो d2 वॉल्यूम में तो इतनी है, ठीक है जी, कितनी है ये वाली, लेकिन पूरे में देखना है आपको तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, और चाहो तो लिमिट से भी दिखा सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, पूरे एंटायर स्पेस के लिए आप बात करें हो, संपूर्ण, है ना, स्पेस के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना, और ये, और बराबर ये किसका आता है 1 के, लिखा है यूनिट। तो देखो ये, और मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर की जगह आप साई स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है जी। d2 बराबर क्या होगा 1, ठीक है जी। इस तरीके से इसे आप बॉर्न रूल भी कह सकते हो, बॉर्न रूल के नाम से भी आ सकता है, और प्रोबेबिलिटिस्टिक इंटरप्रिटेशन के नाम से आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के नाम से आ सकता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन के नाम से आ सकता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस के नाम से आ सकता है, ठीक है जी। तो सब बातें मैंने इसकी बता दी हैं आपको।